हमारी ब्रह्मांड की समझ में एक सीमा बिल्कुल अटल है, एक मौलिक स्थिरांक जो सीधे स्पेस टाइम की बनावट में बुना गया है। निर्वात में प्रकाश की गति, जिसे c से दर्शाया जाता है, बिल्कुल 2,99,792,458 मीटर प्रति सेकंड है। अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत ने दिखाया कि जैसे जैसे कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान है तेज होती है, उसका सापेक्षिक द्रव्यमान बढ़ता जाता है। किसी भारी कण को पूरी तरह प्रकाश की गति तक पहुंचाने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो भौतिक रूप से असंभव है। बिना द्रव्यमान वाले कण जैसे कि फोटॉन अपनी प्रकृति से ही c गति से चलते हैं। वे कभी भी स्थिर अवस्था में मौजूद नहीं हो सकते। ये एक ब्रह्मांडीय गति सीमा बनाता है। जो कुछ भी हम देखते हैं, हर परमाणु, हर प्रकाश की किरण, भौतिकविदों द्वारा भविष्य के प्रकाश शंकु, फ्यूचर लाइट कोन कहे जाने वाली सीमा पर या उसके भीतर ही मौजूद है। लेकिन सापेक्षता के गणित में एक अजीब सी समरूपता छुपी हुई है। ये एक शांत विरोधाभासी सवाल खुला छोड़ देता है। क्या होगा अगर कोई कण इस बाधा के दूसरी ओर पूरी तरह मौजूद हो? ऐसी इकाई जो कभी प्रकाश की गति तक नहीं पहुंचती क्योंकि वो जन्म से ही प्रकाश से तेज है। 1967 में भौतिकविद जेराल्ड फाइनबर्ग ने इन काल्पनिक इकाइयों के लिए एक शब्द गढ़ा, जो ग्रीक शब्द टैकीस से लिया गया है, जिसका अर्थ है तेज। ओलेक्सा मायरॉन बिलानियुक, वी.एस. देशपांडे और ई.सी. जॉर्ज सुदर्शन के पहले के सैद्धांतिक कार्य पर आधारित होकर फाइनबर्ग ने इन्हें टैकियन नाम दिया। टैकियन को समझने के लिए हमें सामान्य पदार्थ के बारे में अपनी सहज समझ को एक तरफ रखना होगा। एक सामान्य कण, जिसे ब्रैडियन कहते हैं, उसमें जैसे जैसे आप ऊर्जा डालते हैं उसकी गति बढ़ती जाती है। टैकियन ठीक इसका उल्टा करता है। सापेक्षतावादी ऊर्जा समीकरणों के अनुसार जब कोई कण प्रकाश की गति से तेज चलता है, यानी जब वेग v c से अधिक होता है, तो वर्गमूल के नीचे वाला पद ऋणात्मक हो जाता है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कुल ऊर्जा एक वास्तविक भौतिक रूप से अर्थपूर्ण संख्या बनी रहे, उस कण का विश्राम द्रव्यमान m0 गणितीय रूप से काल्पनिक होना चाहिए, यानी उसका द्रव्यमान वर्ग 0 से कम होता है। ये एक चौंकाने वाला विरोधाभास उत्पन्न करता है। जैसे ही टैकियन ऊर्जा खोता है, वो और तेज हो जाता है। टैकियन को प्रकाश की गति के करीब धीमा करने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे उसकी ऊर्जा 0 के करीब पहुंचती है, उसकी गति अनंत के करीब पहुंचती है। वो कभी भी प्रकाश की गति की सीमा को पार करके धीमा नहीं हो सकता, जैसे हम कभी उसे पार करके तेज नहीं हो सकते। अलौकिक गति, सुपरल्यूमिनल वेलोसिटी के भौतिक प्रभाव केवल गति तक सीमित नहीं है। ये वास्तविकता की नींव यानी कारणता काजुअलिटी पर ही प्रहार करते हैं। विशेष सापेक्षता में समय निरपेक्ष नहीं होता। समकालिकता की सापेक्षता ये निर्धारित करती है कि दो घटनाएं जो अलग अलग स्थानों पर घट रही हैं, वे एक पर्यवेक्षक के लिए एक ही समय पर हो सकती हैं, लेकिन किसी अन्य पर्यवेक्षक के लिए जो सापेक्ष गति से चल रहा है, वे अलग अलग समय पर घट सकती हैं। सामान्य उपप्रकाशीय संकेतों के लिए हर संभव संदर्भ फ्रेम में कारण हमेशा प्रभाव से पहले आता है। लेकिन अगर कोई संकेत c से तेज यात्रा करता है, तो लॉरेंट्ज रूपांतरण कुछ असाधारण दिखाते हैं। हमेशा ऐसे कुछ गतिशील संदर्भ फ्रेम मौजूद रहेंगे जिनमें कण अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है इससे पहले कि वो कभी उत्सर्जित हुआ हो। सुपरल्यूमिनल गति केवल अंतरिक्ष में तेज यात्रा नहीं है। गणितीय रूप से सुपरल्यूमिनल यात्रा प्रतिप्रभाविता है, रेट्रोकॉजैलिटी है। ये समय में पीछे की ओर यात्रा करना है। अगर आपको इस तरह के उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अन्वेषण और कठोर भौतिकी विश्लेषण पसंद आते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को रंबल पर समर्थन देने पर विचार करें। आप नीचे वीडियो विवरण में दिए गए लिंक का उपयोग करके हमें सीधे टिप दे सकते हैं, जिससे ये सामग्री स्वतंत्र और सटीक बनी रहे। इस समय संबंध ने भौतिकविदों को एक प्रसिद्ध विचार प्रयोग तैयार करने के लिए प्रेरित किया, जिसे टैचोनिक एंटी टेलीफोन कहा जाता है, जिसे मूल रूप से अर्नोल्ड सोमरफेल्ड ने सुझाया था और बाद में ग्रेगरी बेनफोर्ड, डेविड बुक और विलियम न्यूकॉम ने औपचारिक रूप दिया। ये कारण और प्रभाव के घातक टूटने को दर्शाता है। कल्पना कीजिए, दो प्रेक्षक एलिस और बॉब सापेक्षवादी गति से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एलिस एक टैचोनिक डिवाइस का उपयोग करके बॉब को प्रकाश की गति से भी तेज संदेश भेजती है। बॉब की गति के कारण उसके संदर्भ फ्रेम से देखा जाए तो संदेश समय में पीछे की ओर यात्रा करता है। बॉब सिग्नल प्राप्त करता है और तुरंत अपने टैचोनिक ट्रांसमीटर से जवाब भेजता है। क्योंकि एलिस बॉब के सापेक्ष गति कर रही है, इसलिए बॉब का जवाब उसके फ्रेम के अनुसार समय में पीछे की ओर जाता है। परिणाम स्वरूप एलिस को बॉब का जवाब उस समय मिल जाता है जब उसने मूल संदेश भेजा ही नहीं था। अब वो चाहे तो संदेश भेजने का निर्णय ही न ले। इस प्रभाव से उसका अपना कारण ही समाप्त हो जाता है। ये विरोधाभास दिखाता है कि क्यों अधिकांश भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि टैचोन के माध्यम से सूचना का संचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे अंतरिक्ष और समय की कारणिक संरचना ही टूट जाएगी। अगर टैचोन कारणता को तोड़ते हैं तो वे अब भी आधुनिक सैद्धांतिक भौतिकी के समीकरणों में क्यों दिखाई देते हैं?
आधुनिक क्वांटम फील्ड थियरी में जब कोई समीकरण टैचियोनिक मोड देता है, यानी एक क्वांटम फील्ड जिसकी द्रव्यमान काल्पनिक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि असली कण समय में पीछे की ओर भाग रहे हैं। इसके बजाय यह प्रणाली में एक मौलिक अस्थिरता का संकेत देता है। कल्पना कीजिए कि एक गेंद एक खड़ी पहाड़ी की ठीक चोटी पर नाजुक रूप से टिकी हुई है। वो चोटी अस्थिर संतुलन की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। गणितीय रूप से उस चोटी के चारों ओर छोटी छोटी कंपनें टैचोन की तरह दिखती हैं, जिनका द्रव्यमान काल्पनिक होता है। इस घटना को टैचियोनिक संघनन कहा जाता है। ये हमें बताता है कि जिस क्वांटम वैक्यूम अवस्था को हमने स्थिर माना था, वो वास्तव में अस्थिर है। फील्ड तेजी से पहाड़ी से नीचे कम स्थिर ऊर्जा अवस्था की ओर लुढ़क जाती है, जिसे सच्चा वैक्यूम कहा जाता है। जैसे ही ये नीचे पहुंचती है, काल्पनिक द्रव्यमान गायब हो जाता है और सामान्य भौतिक कण वास्तविक सकारात्मक द्रव्यमान के साथ प्रकट होते हैं। यही सटीक प्रक्रिया टैचियोनिक संघनन वो तरीका है जिससे हिग्स फील्ड बिग बैंग के बाद पहले माइक्रोसेकंड में एक स्थिर वैक्यूम अवस्था में आ गई, जिससे ब्रह्मांड भर के मूलभूत कणों को द्रव्यमान मिला। टैचियोन शायद असली देखे जा सकने वाले कणों के रूप में रात के आकाश में दौड़ते हुए मौजूद ना हो। किसी भी डिटेक्टर ने कभी उनकी मौजूदगी दर्ज नहीं की है और कारणता के नियम दृढ़ता से संकेत देते हैं कि ऐसा कभी होगा भी नहीं। फिर भी एक गणितीय अवधारणा के रूप में टैचियोन एक अमूल्य उपकरण बना रहता है। ये एक सैद्धांतिक दर्पण की तरह काम करता है, जो उन सटीक सीमाओं को उजागर करता है जहां हमारे स्थान, समय और क्षेत्रीय गतिकी की समझ की परीक्षा होती है। जो असंभव है, उसकी गणितीय खोज करके हम उन सख्त सुंदर नियमों की गहराई से सराहना कर पाते हैं जो हमारे अस्तित्व को नियंत्रित करते हैं। अगर आप ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों में गहराई से झांकना पसंद करते हैं, तो कृपया हमारे काम को समर्थन देने के लिए एक पल निकालें। कृपया हमें रंबल पर टिप देने या समर्थन करने पर विचार करें। लिंक नीचे दिए गए विवरण बॉक्स में ही मौजूद है। देखने के लिए धन्यवाद।